हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। तो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे हम RMSA के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसके क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन में किस तरीके की गलती है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस थोड़े से गलत हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी, तो हो सकता है कि आप वो क्वेश्चन गलत भी करें। तो फ्रेंड्स, हम इसके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आगे भी के, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहेगा तो वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। आपके एग्ज़ाम से पहले आपके फर्स्ट पेपर की जो प्रिपरेशन है वो आपकी बेहतर से बेहतर करा देंगे, क्योंकि ये कुछ जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स समझने वाले होते हैं। इन टॉपिक्स में आपका कॉमन सेंस ही काम करता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी देरी किए हुए इन सभी को शुरुआत करते हैं। अगर आप अपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको भी कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कहीं भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर आपका संतोषपूर्ण जवाब दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा आज का जो टॉपिक है वो देख सकते हैं आप, हमारा चैप्टर नंबर 29 है और ये हम इजी नोट्स के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इजी नोट से पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके के हमारे बन सकते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे हम RMSA के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हमारा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस अभियान से माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश बढ़ा है। बात की जा रही है माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश बढ़ा है और विद्यालयों में ठहराव में सफलता मिली है। मतलब विद्यालयों में जो बच्चे थे वो जितने भी आए वो सब वहीं रुककर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो ऐसा कौन सा अभियान था? तो वो हमारा जो अभियान था वो था हमारा सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान आपका नवंबर 2000, जी हाँ फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, नवंबर 2000 में आया था हमारा क्या, सर्व शिक्षा अभियान। और इसी के तहत हमारी इसी में एक नारा दिया गया था कि सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है। चलिए, हमारा अगला पॉइंट है कि सर्व शिक्षा अभियान को स्वीकृति प्रदान की गई। तो यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, आंसर इसका सही है। आंसर इसका जो होगा वो होगा 12 नवंबर 2009, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। क्वेश्चन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ ये सर्व शिक्षा अभियान को स्वीकृति प्रदान की गई थी, ये गलत है। यहाँ ये है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की को स्वीकृति कब मिली, तो वो आपको स्वीकृति मिली थी 12 नवंबर 2009 को, ठीक है। तो अब आप इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को स्वीकृति मिली थी किसके तहत, सर्व शिक्षा अभियान के तहत। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि सर्व शिक्षा अभियान को किस संस्था द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है वो किस संस्था के द्वारा स्वीकृत हुआ, तो वो आपका हुआ था ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट बोर्ड द्वारा, ठीक है। चलिए, हमारा अगला पॉइंट है कि सर्व शिक्षा अभियान में शामिल किया गया। तो क्या शामिल किया गया? माध्यमिक शिक्षा को, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को, प्राइमरी शिक्षा को, या फिर उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो आपका सर्व शिक्षा अभियान में जो शामिल किया गया वो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को शामिल किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको एक और बात बता दें कि आपका ये जो सर्व शिक्षा अभियान जो आया, इस सर्व शिक्षा अभियान ने काफ़ी काम भी हमारे किए थे, ठीक है। काफ़ी काम कौन कौन से किए थे तो उन सभी में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों को विभिन्न प्रकार के उपकरण, खेल, पानी पीने, ये सारी सुविधाएं, ये सब किसमें, ये जो बुनियादी आवश्यकताएं थी बच्चों के लिए वो सभी की व्यवस्था सरकार ने इसी सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से कर दी थी, ठीक है। चलिए, हमारा अगला आ जाता है, अगला हमारा पॉइंट है कि सर्व शिक्षा अभियान के दूसरे चरण को किसकी पूर्ति के लिए आरंभ किया गया है। जो आपका सर्व शिक्षा अभियान था उसके दूसरे चरण को किसकी पूर्ति के लिए आरंभ किया गया था। क्योंकि इसके काफ़ी चरण थे और चरण में ही हमारे, ठीक है, तो इसके जो दूसरा चरण था इसमें आपको किया ये गया था कि अब तक प्रवेश न लेने वाले बच्चों की समस्याओं को दूर करके उन्हें प्रवेश दिलाने। बिल्कुल थे, क्योंकि सब पढ़े सब बढ़े का नारा भी यही दिया गया था। प्रवेश न लेने वाले बच्चों को प्रवेश दिलाने तथा उन्हें उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक पढ़ने के लिए प्रेरित करना। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान ने मोस्टली 14 से 18 वर्ष के बालकों के लिए कार्य किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है किस आयु वर्ग के लिए, तो 14 से 18 वर्ष के लिए, ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा पूर्ण होने के पहले ही विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा विद्यालय न छोड़ने हेतु
तैयार किया गया? बिल्कुल से, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा पर ही ज़्यादा फोकस किया गया था सर्व शिक्षा अभियान के तहत। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारा अगला हमारा पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, अगला देखिएगा। अगला हमारा है 5 नंबर का प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान के दूसरे चरण को जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रारंभ किया गया था उनमें क्या सम्मिलित था? तो उनमें क्या सम्मिलित था? योग्य अध्यापकों की नियुक्ति, क्योंकि अध्यापकों पर भी तो काम करना था। अध्यापकों के लिए सेवारत काल प्रशिक्षण और इससे आने वाले अध्यापकों के लिए विद्यालय में आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना। बिल्कुल से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कार्य किए गए थे। ठीक है, हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है कि किस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे देश में एक योजना बनाई गई? तो ऐसा कौन सा अभियान था? तो वो आपका अभियान था सर्व शिक्षा अभियान, जिसे पूरे देश में चलाने के लिए एक योजना बनाई गई थी। ठीक है, हमारा अगला है किस अभियान के तहत गांवों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए 300 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया था? क्योंकि 300 रुपये महीने उन्हें एक तरीके से एक इनाम के तरीके से दिया जा रहा था। तो किस अभियान के तहत? तो वो भी आपका जो अभियान था वो आपका अभियान था आपका सर्व शिक्षा अभियान। कौन सा था? सर्व शिक्षा अभियान, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ सर्व शिक्षा अभियान की जा रही है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान के दूसरे चरण की सफलता से प्रभावित होकर सर्व शिक्षा अभियान का तीसरा चरण प्रारंभ किया गया। तो तीसरा चरण प्रारंभ कहाँ किया गया? अधिक विकासशील राज्यों में या पिछड़े राज्यों में, केवल विकसित राज्यों में? अगर हम बात करें तो इसके जो तीसरे चरण का प्रारंभ है वो हमारा अधिक विकासशील राज्यों में और पिछड़े राज्यों में, इन दोनों में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान में आने वाले राज्यों में कितने अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई? तो वो आपके अधिकारी थे 35 अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अगला हमारा था कि सर्व शिक्षा अभियान में कुल कितने करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? ठीक है, तो जब बात की जाए कि सर्व शिक्षा अभियान में कितने करोड़ रुपए, ठीक है, तो कितने करोड़ रुपए, वो आपका आंसर हो जाएगा 652.70 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के तीसरे चरण में मुख्य ध्यान किन बिंदुओं पर किया गया? नए विद्यालयों में कक्षा 9 तथा 10 के लिए 2-2 सेक्शनों हेतु 4 कमरों की व्यवस्था करना। ठीक है, प्रत्येक अपग्रेड विद्यालय में एक सेक्शन के लिए 2 लाख रुपए अनुदान देने के लिए, अपग्रेड विद्यालयों में 2 सेक्शन के लिए 4 लाख रुपए प्रदान करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान ही था जिसने सभी में काम किया। क्योंकि सन 2007 तक देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ये सर्व शिक्षा अभियान का ही काम था। और सन 2010 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध भी किया जाए। और सर्व शिक्षा अभियान जो आपका था, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से आपकी 2002 के बीच में आया था, क्या आपका सर्व शिक्षा अभियान। तो पूछा जा सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान किस पंचवर्षीय योजना में आया? तो वो आया आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व देख लेते हैं कि योजना बोर्ड ने शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े तथा अग्रणी कुल कितने राज्यों में नए सर्व शिक्षा अभियान को स्वीकृति दी? जब ऐसी बात की जाए कि कितने थे, तो वो आपके थे 7। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है कि निम्न में से कौन शिक्षा के क्षेत्र में विकसित राज्य है? तो केरल, तमिलनाडु, पंजाब, ये सभी के सभी आपके विकसित राज्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, हम अपने अगले पर चलते हैं। हमारा अगला है शिक्षा के क्षेत्र में अविकसित राज्य। अविकसित मतलब जहां शिक्षा अभी नहीं पहुंची है, तो वो आपके मिजोरम है, आपका राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों के तीनों है उपरोक्त सभी। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 7 विकसित राज्यों के लिए किन विषयों पर ध्यान आकर्षित किया गया? तो किन विषयों पर आकर्षित किया गया? तो पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, विद्यालय व्यवस्था में सुधार के लिए, परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा कक्षों में सुधारात्मक परिवर्तन के लिए। बिल्कुल सही बात है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कार्य किए गए थे, इन सभी पर ध्यान आकर्षित किया गया। ठीक है, हमारे अगले पॉइंट हैं, अगले कुछ पॉइंट्स हैं, देख लीजिएगा। 17 नंबर का पॉइंट है, क्या कहता है कि योजना बोर्ड ने सर्व शिक्षा अभियान संचालन हेतु निर्देश दिए। क्या निर्देश दिए? कि कुल खर्च के लिए अनुमन्य राशि का 30% से अधिक टूट फूट एवं सुधारात्मक कार्यों पर खर्च न किया जाए। नए विद्यालयों में 2 कमरे
बनाने की अनुदान राशि दी गई। दूर दराज के अध्यापकों के लिए विद्यालय में आवासीय, बिल्कुल से सही बात है। तो ये सभी काम किए गए थे। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हमारा अगला पॉइंट है। अगला आज का हमारा लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है कि 2009 में राज्य सरकार तथा स्थानीय स्वशासन की भागीदारी में आरंभ में कौन मौजूदा चारों योजनाओं का आधुनिकतम संस्करण है? तो वो आपका था RMSA। RMSA क्यों ही कहते हैं हम क्या? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, तो इसी को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कहते थे। अब थोड़ी सी हम अपने इस सर्व शिक्षा अभियान की बात कर लेते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान जो था वो आपका नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान को तैयार की गई एवं इसे 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 2001 में लागू किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2001 में इसे लागू किया गया। इस योजना को लाने में महत्वपूर्ण योगदान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। इस योजना में एक प्रमुख नारा दिया गया था, नारा था सब पढ़ें सब बढ़ें, जिसका अर्थ शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था। इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया गया, जैसे कि आपको उल्लेख किया गया था कि सन 2005 तक बच्चों के लिए बैक टू स्कूल शिविर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका था कि सन 2007 तक देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए तथा सन 2010 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध किया जाए। ठीक, अगला था सर्व शिक्षा अभियान 9वीं पंचवर्षीय योजना में आया। 1997 से 2002 के बीच में आया, जिसमें केंद्र सरकार देश की शिक्षा पर 85% जबकि राज्य सरकार 15% खर्च करती थी। आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार कितना 85% और राज्य सरकार कितनी ओनली 15% खर्च करती थी, किस पर? शिक्षा पर। ठीक है, चलिए हम अपने अगले टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। अगले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हैं, क्योंकि इन्हीं सभी क्वेश्चन से हमारे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा है कि उद्योगों के निजीकरण का अभिप्राय है। आखिर में निजीकरण होता क्या है, क्या इसका मतलब रहेगा? तो आप देख सकते हैं कि आपका जो मतलब है वो था कि सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोल देंगे। जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उन्हें निजी क्षेत्र के लिए खोल देंगे, जैसे कि आजकल हो रहा है आपका प्राइवेटाइजेशन ही मतलब था उद्योगों के निजीकरण का अभिप्राय। ठीक है, आप निजीकरण से भली भांति वाकिफ होंगे। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट था कि निजीकरण से वृद्धि होती है। तो किस चीज़ की वृद्धि होती है? निजी क्षेत्र की भूमिका में, निजी क्षेत्र के महत्व में, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व में, A+B दोनों। तो जब बात की जाए सार्वजनिक की जब निजी में, तो ये तो गलत हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा A और B दोनों, आंसर हो जाएगा C। ठीक है, चलिए हमारा अगला पॉइंट है सार्वजनिक उद्योगों, जो आपके सार्वजनिक उद्योग हैं, सार्वजनिक कारखाने हैं, उद्योगों को निजी क्षेत्र का हस्तांतरित करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सार्वजनिक उद्योगों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना, ये आपको कहलाता है निजीकरण। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि अभी आपने सुना होगा कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन का ही मतलब है कि एक तरीके से निजीकरण होना। ठीक है, क्योंकि सार्वजनिक था पहले रेलवे में नौकरियां निकलती थी, लेकिन अब नौकरियां तो निकलेंगी वो किसी पर्टिकुलर बंदे को दे दी जाएंगी, उनको ठेका तरीके से दिया जाएगा, मतलब कुल मिला के निजीकरण हो गया। ठीक है, चलिए हमारा अगला पॉइंट है संकुचित अर्थ में निजीकरण से अभिप्राय है। आखिर में निजीकरण होता क्या है, आप हमें कम शब्दों में बताइए। तो इसका मतलब होता है कि सार्वजनिक उद्यमों का निजी स्वामित्व। जी हाँ फ्रेंड्स, सार्वजनिक जो उद्यम है उनका क्या होना चाहिए? उनका निजी स्वामित्व होना चाहिए, किसी एक ही बंदे के पास सारी पावर चली जाए। ठीक, चलिए हमारा अगला पॉइंट है विस्तृत अर्थ में निजीकरण का अर्थ है, मतलब डिटेल में समझा दीजिए कि आखिर में ये निजीकरण होता क्या है। तो देखिएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र, जब बात की जाए हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की, तो सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व का निजी व्यक्तियों द्वारा प्रबंध तथा नियंत्रण किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व का निजी व्यक्तियों के हाथों में सौंपा जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। A+B निजी क्षेत्र के उद्यमों का राष्ट्रीयकरण, जी A और B ये आपका आंसर, इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर C रहने वाला है। ठीक है, चलिए हमारा अगला है कि निजीकरण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है या उसका प्रबंध कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा आपकी दी है बारबराली तथा जॉन नील्सन ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। इसी तरीके से हमारा अगली एक डेफिनेशन है, डेफिनेशंस को यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगला आप देख लीजिएगा कि निजीकरण को अपनाया जा सकता है। तो निजीकरण को किस रूप में अपनाया जा सकता है? तो निजीकरण जो है वो पूर्ण रूप से तथा आंशिक रूप से दोनों तरीके से
अपनाया जा सकता है। जैसे कि आप कहेंगे कि रेलवे, तो रेलवे का जो निजीकरण हुआ है वो अभी आंशिक रूप से हुआ है, पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। जिस दिन पूर्ण रूप से हो जाएगा उस दिन सरकारी एक भी वैकेंसियां नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए हमारा अगला है निजीकरण प्रक्रिया के मुख्य विशेषताएं हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचित होना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र जब संकुचित ही तो हो जाएगा जब निजीकरण होगा। ठीक है, अगला है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों की निजी क्षेत्र की बिक्री, बिल्कुल से। और अगला है हमारा रुग्ण सरकारी उद्योग, तो आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल से सही। ठीक है, वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या है, तो वो आपकी जो संख्या है वो 3 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है सरकारी क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग है। तो सरकारी क्षेत्र के लिए क्या सुरक्षित उद्योग है, तो वो आपका उद्योग है अणु ऊर्जा, अणु खनिज और रेलवे। ये सभी के सभी आपके कैसे हैं, ये सुरक्षित उद्योग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अब सरकारी क्षेत्र रेलवे में भी निजीकरण होने लगा है। ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उपरोक्त सभी। हमारा अगला है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में प्रधानता थी। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कैसी प्रधानता थी, तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रधानता थी, क्योंकि आप किसी भी डिपार्टमेंट में मतलब कोई निजीकरण जैसी व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, चलिए हमारा अगला पॉइंट है सरकार ने सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों का नियंत्रण विनिवेशन करने के लिए रंगराजन समिति का गठन कब किया, तो वो किया था 1992 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला है भारत में शिक्षा के निजीकरण का मुख्य कारण क्या है। आखिर में निजीकरण क्यों किया जा रहा है, तो इसका क्या कारण है, तो भारत में जो कारण है वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का विघटन, बिल्कुल सही बात है। सार्वजनिक क्षेत्र की अकुशलता, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ लोग मूर्ख भी चले जाते हैं। ठीक है, और एक है अनार्थित कीमत निधि, बिल्कुल से सही बात है, नीति। तो हमारे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कारण है निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अगला हमारा है निजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो निजीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोगों की कार्य क्षमता तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर निजीकरण होगा तो कंपटीशन ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कि सपोज दैट आप मान लीजिएगा कि एक रेलवे स्टेशन है। ठीक है, रेलवे से ही ले लीजिए, एक रेलवे स्टेशन है। अभी आप अगर जाएंगे तो आपको वही, अगर आप 4th क्लास कर्मचारी है तो 30 से 40 हज़ार रुपये आपकी पे शुरुआत में रहती है। ठीक है, लेकिन जब यही निजीकरण हो जाएगा तो जो लोग अभी 30 से 40 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं वहाँ उन्हीं जैसे लोग आपको 10 से 12 हज़ार रुपये में मिल जाएंगे। उसमें भी ये 10-12 हज़ार रुपये में काम करने वाले आपको कई मिल जाएंगे। वो ये कहेंगे कि आप हमें 12 नहीं, आप हमें 8 ही दे दीजिए। तो इससे क्या, इससे कंपटीशन की क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, अगला देखिए लाभ की बढ़ोतरी हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। उद्योगों की कार्य क्षमता में सुधार हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर डी। ठीक है, अगला हमारा निजीकरण से होने वाले मुख्य लाभ क्या क्या है, तो निजीकरण से क्या लाभ है, कार्यकुशलता में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण हो जाना। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल से सही है। ठीक है, अगला है निजीकरण से होने वाली मुख्य हानियां क्या होंगी, तो सामाजिक कल्याण का अभाव, बिल्कुल से सही बात है, सामाजिक कल्याण का अभाव होगा। औद्योगिक रुग्णता आएगी लोगों के अंदर, और वर्ग संघर्ष होगा, बिल्कुल से वर्ग संघर्ष होगा। क्योंकि आप देखिएगा कि जो रईस लोग, जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो लोग ज़्यादा पैसे वाले होंगे और जो लोग गरीब होंगे, तो जाहिर सी बात है कि पैसे वाले लोग तो वहाँ नौकरियाँ करने नहीं जाएंगे। तो नहीं जाएंगे वहाँ, किसी एक व्यक्ति के हाथ में जब पावर आ जाएगी तब वो क्या करेगा, वो एक तरीके से एक ऐसी व्यवस्था को लागू करेगा जहां एक तरीके से आप बंदी प्रक्रिया कह सकते हैं कि लोग वहां दबाव में काम करेंगे। तो ये सभी हानियां हमारी निजीकरण से, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हमने अपने 2 चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। अगर इनसे आपके एक भी प्रश्न आते हैं तो आप बचना नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में बहुत जल्दी। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में आपको हमारी इजी नोट्स के यदि PDF चाहिए तो अभी वो सभी पेड थे तो आप लोगों के लिए वो अभी तक 200 रुपये में, जी हाँ फ्रेंड्स, 200 रुपये में अभी तक आपको दिए जा रहे थे, लेकिन अब इसमें भारी छूट कर दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, भारी छूट की अगर हम बात करें तो इसमें इतनी छूट कर दी गई है कि आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं।
खरीद सकने का मतलब है कि यदि आपको सिर्फ और सिर्फ हम एक देंगे, एक हमारा जो एक नोट्स रहेगा वो सभी के लिए सफिशियंट रहेगा, तो उस नोट्स की कीमत सिर्फ 50 रुपये रहने वाली है। ठीक है, ओनली 50 रुपी रहने वाली है प्रथम 20 कैंडिडेट के लिए। अगर फर्स्ट 20 कैंडिडेट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो ये कीमत बढ़ा दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगर ये सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए मिलते हैं हम अगले सेशन में बहुत जल्दी एक अच्छे वे में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।